अमीर वर्सेस गरीब सहेली का मंडप। मधु बेटी, देख चूल्हे का धुआं झेलकर तेरी आंख आंसू से भर गई है। हलवा ही तो बनाना है, मैं बना देती हूँ। नहीं माँ, अपनी सहेली के लिए मैं अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी। इतने में प्रिया हाथों में मिठाई लिए हुए आती है। मधु, ये ले मिठाई खा। मैंने भी तेरे लिए कुछ बनाया है। वाओ, गाजर का हलवा मेरे लिए? क्यों, तेरे सिवा क्या मेरी कोई और दूसरी सहेली है? अब तू बता, ये मिठाई किस खुशी में? मेरी शादी पक्की हो गई है। कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे। ये सुनकर मधु की आंखें नम हो जाती हैं। अरे क्या हुआ मधु, तो मेरी शादी पक्की हो जाने से खुश नहीं है क्या? नहीं प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, मगर दुख इस बात का है कि अब मेरी सबसे प्यारी सहेली मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। ये कहानी है मधु और प्रिया की दोस्ती की। दोनों स्कूल के कक्षा दूसरी में मिली और सहेली बन गई, और जैसे जैसे साल बीतते गए उम्र के पड़ाव के साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हालांकि प्रिया एक बहुत ही पैसे वाले अमीर खानदान की इकलौती बेटी है, वहीं मधु गरीब सीताराम की बेटी है, जो कि दिन भर फुटपाथ पर लोगों के जूते चप्पल जोड़कर जो कमाता, गरीबी में उसी से उसके घर का खर्चा चलता। अजी, आप आ गए? हाँ जानकी, बड़ी मुश्किल से आज 50 रुपए कमाए। जो नसीब में लिखा होता है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जानकी सीताराम को खाना परोसती है। सुनो जी, मधु की सहेली की शादी पक्की हो गई। अब हमें भी अपनी मधु के हाथ पीले कर देने चाहिए। जानकी, कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसके घर में ब्याह का मंडप सजे, मगर आजकल बिना दहेज के अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है। जहाँ भी भगवान ने हमारी मधु की शादी का संजोग लिखा होगा, बन जाएगा। प्रिया के पिता शादी के लिए महंगे वेडिंग प्लानर को बुलाते हैं। प्रिया बेटी, ये वेडिंग प्लानर है, तुम्हें जिस टाइप का थीम रखना है इनसे डिस्कस कर लेना। ओके डैडी। मैम, आपकी शादी का वेडिंग लोकेशन कुछ ऐसा रहेगा और शादी का मंडप कुछ ऐसा बनेगा। इट्स अमेजिंग, मुझे अपनी शादी में ऐसा ही मंडप चाहिए, बट मेक श्योर उसमें गुलाब और आर्केड होने चाहिए। अगले दिन प्रिया की शादी की हल्दी और मेहंदी लगना शुरू हो जाती है। मधु एक पुराना सा सूट पहने आती है, जहाँ प्रिया सोफे पर महंगा सा लहंगा पहने बैठी है। मधु, तू अब आई है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा था मेरी शादी की पहली हल्दी और मेहंदी तू मुझे लगाएगी। मैं तुझसे नाराज हूँ। अच्छा माफ कर दी, वैसे गुस्से में तू ज्यादा सुंदर लगती है। मधु अपनी अमीर सहेली को हल्दी लगाती है, तभी उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। अब शादी का दिन भी आ जाता है। माँ, आज प्रिया की शादी है, मैं क्या पहनकर जाऊं? मधु बेटी, तू मेरी शादी वाली बनारसी साड़ी पहन ले, उसके सिवा कुछ भी नहीं। गरीबी के चलते मधु अपनी माँ की दी हुई पुरानी साड़ी पहनकर अपनी सहेली की शादी में बैंकेट हॉल में आती है, जहाँ उसकी शादी का मंडप बहुत ही आलीशान और बड़ा होता है, जो महंगे फूलों और मखमल के महंगे लाल कपड़े से सजा होता है। फिर वो बैंकेट के ब्राइडल रूम में आती है, जहाँ महंगा सा लहंगा पहने हुए प्रिया सज धज के बैठी होती है। मधु आ गई तो? अच्छा सुन, कैसी लग रही हूँ इस ब्राइडल लुक में मैं? और शादी का मंडप देखा क्या? एक्चुअली जब मैं अंदर आई थी तो वेडिंग प्लानर मंडप सजा रही थी, इसलिए देखा नहीं। तो इस शादी की जोड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सहेली, और उससे भी खूबसूरत तेरी शादी का मंडप सजा है प्रिया। तो सचमुच बहुत खुशनसीब है जो तेरी शादी के सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। और एक अपनी गरीब सहेली को ही देख ले, मैंने भी अपनी शादी को लेकर हजारों सपने देखे हैं, मगर मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब की बेटी हूँ, जिसकी आंखों को सपने देखने का हक नहीं, क्योंकि एक गरीब की बेटी की शादी विदाई बड़ी मुश्किल से होती है। इसीलिए मुझ जैसी की किस्मत में ना तो इतना महंगा शादी का मंडप सजेगा, ना ऐसा शादी का जोड़ा होगा। ये कहते कहते मधु अपनी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ लेती है और प्रिया को मंडप में लाती है, जहाँ उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और विदाई हो जाती है। प्रिया, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना मधु। शादी के अगले दिन प्रिया पगफेरों के लिए मायके आती है। मम्मी, डैडी, देखिए मैं आ गई। माँ, मैं मधु से मिलकर आती हूँ। प्रिया अभी तो आई है, पहले कुछ खा ले। प्रिया जैसे ही मधु के घर पहुंचती है तो उसे देखने लड़के वाले आए हुए होते हैं। प्रिया बेटी, आओ ना। गायत्री जी, ये मधु की सहेली है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, बहन जी हमें मधु पसंद है। लड़के वालों के जाते ही प्रिया मधु को गले लगाती है और उसे छेड़ती है।
बधाई हो मेरी प्यारी सहेली, तेरी भी शादी पक्की हो गई। अब तो मन में बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। प्रिया तू भी ना। पग फेरे के बाद प्रिया ससुराल चली जाती है। वहीं शादी का दिन भी पास आ जाता है, पर गरीबी के चलते मधु को आंगन में सादगी से हल्दी लग रही होती है। कुछ लोग सीताराम के साथ मंडप बनाने के लिए बांस काट कर ला रहे होते हैं। मधु, आज तेरी मेहंदी और हल्दी है, मगर फिर भी शादी का घर नहीं लग रहा। कोई गीत संगीत गाना बजाना भी नहीं है। हम जैसे गरीबों के घर आंगन से शादी का शोरगुल सुनाई नहीं देता। मेरी शादी के लिए पहले ही बाबा कर्ज में बिक गए हैं ताकि गांव वालों को दावत खिला सके। अब अपने अरमानों को पूरा करने के लिए मैं उनका बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। ये बांस का मंडप ही मुझ जैसी गरीब की बेटियों के लिए बना है। ना तो हमें अपनी आंखों में शादी के अरमान सजाने का हक है और न ही सपने देखने का। अपनी गरीब सहेली के आंसू देखकर जैसे प्रिया का दिल निकलने को आ जाता है, और जैसे ही वो कमरे में जाती है तभी सीताराम अंकल, जमुना आंटी, आप दोनों मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? अपनी बेटी की आज एक बात मानेंगे? कहो ना प्रिया बिटिया। इस आंगन में ये मंडप नहीं बनेगा। अपने गरीब सहेली की शादी का मंडप अब मैं सजाना चाहती हूँ। आंटी, आप दोनों को बस कर शादी के दिन तक के लिए मधु को उलझा कर रखना है ताकि वो आंगन में ना आए। उसने जो सपने देखे हैं मैं उसे पूरा करूंगी। इसके बाद प्रिया वेडिंग प्लानर को बुलाती है। हेलो प्रिया मैम। आप सभी का थैंक यू जो आप इतनी जल्दी मेरे बुलाने पर यहाँ चले आए। मुझे इसी आंगन में उतना ही खूबसूरत मंडप चाहिए जैसा कि आपने मेरी शादी में बनाया था। और हाँ, मंडप को चारों तरफ से गुलाब और आर्केड से सजाना और आंगन की मिट्टी को भी अच्छे से कवर कर देना, और दुल्हा दुल्हन के मंडप में बैठने के लिए अच्छे गद्दे मंगवाना। और मुझे कुछ अलग सा अरेंजमेंट भी चाहिए ताकि जब मेरी सहेली के मंडप में फेरे हों तो उन पर मंडप की फूल थ्रो हो। प्रिया मैम, आप अपनी सहेली की शादी के लिए जैसा मंडप चाहती हैं वैसा बन जाएगा, मगर इसमें बहुत खर्चा लगेगा। जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी, आप बस वैसा ही मंडप बनाइए। सारे वेडिंग प्लानर रात भर जाग जाग कर जैसे जैसे प्रिया बताती है बिल्कुल वैसा ही सुंदर सा बहुत महंगा शादी का मंडप बनाते हैं। अगले दिन प्रिया मधु को शादी का जोड़ा देती है। मधु, ये ले मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा, तेरी शादी का जोड़ा। चलो प्यारी दुल्हन, जल्दी से इसे पहन लो। मधु जल्दी से शादी के जोड़े को पहन लेती है और प्रिया उसका मेकअप करके आंखों पर पट्टी बांध देती है। प्रिया, तूने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? सरप्राइज है, चल तो सही। आंगन में बने महंगे से मंडप से कुछ ही दूर पर प्रिया मधु की आंखों की पट्टी खोल देती है, जहां गुलाब बिछे होते हैं और जो शादी से मंडप तक जाते हैं। अपनी शादी का इतना सुंदर मंडप देखकर मधु की आंखें भर आती हैं। देखो मेरी प्यारी दुल्हन रानी, बारात से लेकर शादी का मंडप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे मंडप में होगी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया है ना? हाँ, क्योंकि मैं अपनी प्यारी सहेली की आंखों में उसकी शादी के दिन एक भी गम के आंसू नहीं देखना चाहती, इसीलिए उसकी खुशियों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे पास तुझ जैसी सहेली है, जो बिना कहे मेरे दर्द को, मेरी मुस्कान के पीछे की उदासी को पहचान जाती है। शायद इसी को दोस्ती कहते हैं, सच्ची वाली दोस्ती, वो दोस्ती जो मेरी गरीबी नहीं देखती। थैंक यू सो मच प्रिया। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, इसमें नो सॉरी नो थैंक यू। अब चले, सब इंतजार कर रहे हैं। प्रिया मधु को शादी के मंडप में ले आती है, जहां बड़े ही धूमधाम से एक गरीब की बेटी की शादी अमीर महंगे मंडप में होती है। देखकर शादी में आए लोग देखते ही रह जाते हैं। सरिता आंगन में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसकी सास और भी गंदे बर्तन लाकर उसके आगे फेंकते हुए उसके बाल खींचकर कहती है, अरे ओ बांझिन, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तक तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो बर्तन मांज ही रही हूँ। बर्तन बहुत ज्यादा जिद्दी और गंदे थे, चूल्हे के राख से बर्तन साफ नहीं हो रहा, एक साबुन मंगा दीजिए। अच्छा, तो अब तुझ मनहूस को बर्तन मांजने के लिए अलग से साबुन ला कर देना पड़ेगा। क्यों करमजली, तेरे भिकमंगे मायके वालों ने नोट भिजवाए हैं? मेरे ही करम फूटे थे जो मैं तुझ जैसी बांझ को ब्याह कर ले आई, जो शादी के 10 साल बाद भी अब तक मुझे पोते का मुंह ना दिखा सकी। ये कहकर कादम्बरी सरिता के बाल झटक कर वहां से चली जाती है। बेचारी सरिता को बांझ होने का ताना हर बार सहना पड़ता है। एक दिन, अरे कादम्बरी, ये ले लड्डू खा। मगर ये लड्डू किस खुशी में? अरे मेरे घर पोता हुआ है, दादी बन गई मैं।
तेरे भाग्य तो बड़े वारे न्यारे हैं रामा। पिछले साल बेटे का ब्याह किया और इस साल बहू ने पोते का मुंह दिखा दिया, और एक मेरी बांझ बहू है। और तो अंकुश तो कुंवारा है, उसकी शादी कर दे और दूसरी बहू ले आ। कादम्बरी अंकुश के लिए रिश्ता देखने लगती है और शहर की दिव्या को बहू बनाकर ले आती है। आओ दिव्या बहू, मेरे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके दिव्या कादम्बरी के पैर छूती है। जुग जुग जीती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। दिव्या बहू, अब जल्दी से जल्दी मुझे पोते का मुंह दिखा दो। माँ जी। थोड़े ही दिनों में दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे सुनकर कादम्बरी फूली नहीं समाती। दिव्या बहू, तूने आज इस घर को कितनी बड़ी खुशखबरी दी है, जीती रह। बहुत बहुत बधाई हो देवरानी जी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया दूर रह तू मेरी दिव्या बहू से। राकेश, ले जाकर बंद कर दे इस बांझ को कमरे में, वरना ये डायन हमारे घर की खुशियों को आने से पहले ही खा जाएगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं तो बस देवरानी जी को आशीर्वाद दे रही थी। अरे तुझ बांझ की क्या आशीर्वाद लगेगी, चल तू। राकेश घसीट कर ले जाकर सरिता को कमरे में बंद कर देता है। इस तरह के अत्याचार वो सहती आ रही थी। अब 6 महीने हो जाते हैं, छठ पूजा आने वाली थी। भाग्यवान, छठ पूजा आ गई। अभी से ही सूप दौरा खरीद लो, फिर बाजार में भीड़ हो जाएगी। अजी इस साल छठ पूजा मैं नहीं बल्कि दिव्या बहू उठाएगी। मैं माँ जी? हाँ दिव्या बहू, शादी के पहले साल ही तुम्हारी गोद भरने जा रही है, इसलिए तुम छठ पूजा करोगी। और मेरी ये बांझ बहू, इस घर से बाहर बहुत झेल लिया, तुझे अपने घर में उठा अपनी गठरी और निकल जा। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? उस बेचारी को घर से क्यों निकाल रही हो? वो कहाँ जाएगी? अरे कहीं भी जाकर रहे, मगर मेरे घर में नहीं रह सकती। एक बार बस छठ पूजा बीत जाए, फिर मैं अपने राकेश की दूसरी शादी करूंगी। कादम्बरी धक्के मार कर सरिता को घर से निकाल देती है। सरिता टूटे मन से एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं अम्मा, विधि लिखने वाले विधाता ने किस कलम से मेरी किस्मत लिखी है। मैं बांझ हूँ, मां नहीं बन सकती, इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा घर उजड़ गया अम्मा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? बेटी निराश मत हो, देखो छठ पूजा आने वाली है। तुम पूरे विधि विधान से छठी मैया का छठ व्रत करो। छठी मैया की महिमा अपरंपार है, देखना वो तुम्हारी सूनी गोद को जरूर भरेंगी। छठी मैया को मुझ बांझ बहू की विनती को सुनना होगा, मैं छठ पूजा करूंगी। सरिता आंसू पोंछ कर ससुराल चली आती है। देखिए माँ जी, ये बांझ फिर चली आई, मेरे बच्चे को नजर लगाने और मेरी खुशी खाने। तो चिंता मत कर दिव्या बहू, मैं इसे अभी घर से निकाल देती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं छठ पूजा करना चाहती हूँ, रुक जाइए। खबरदार, जो किसी ने भी सरिता बहू को घर से निकाला, अरे वो मेरे घर की लक्ष्मी है और इसी घर में रहेगी। फैसला सुनाकर सुरेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी दिव्या बोलती है, सासू माँ, ये बांझ तो फिर इस घर में आकर जम गई। कोई बात नहीं दिव्या बहू, भले इस छत के नीचे से जगह मिल गई, मगर मैं देखती हूँ कि ये बांझ बिना पैसे कौड़ी के कैसे करेगी छठ पूजा। एक और जहाँ कादम्बरी अपनी प्रेग्नेंट बहू की छठ पूजा के लिए दौरा भरकर फल फूल और अर्घ के लिए सोने का सूप बनवाती है, वहीं बांझ बहू को एक भी रुपया नहीं देती। हे छठी मैया, बिना पैसों के मैं छठ पूजा कैसे करूंगी? मुझे भागिन बांझ पर दया करो माँ, कुछ भी हो जाए मैं ये छठ पूजा जरूर करूंगी। बेचारी वह बांझ बहू छठ पूजा का फल जोड़ने के लिए लोगों के द्वार पर जा जाकर आंचल पसारे सभी के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी रमा दरवाजा खोलती है। नमस्ते रमा काकी, मैं भी छठ व्रत कर रही हूँ, मुझे थोड़े फल या फिर आटा धान ही दे दीजिए। अरे मेरी मती मारी गई है क्या, जो मैं तुझ बांझ को अपने छठ के फल दे दूं? चल भाग यहाँ से। रमा दांत पीसते हुए सरिता को धक्का दे देती है। आखिर में एक आध घरों से उसे थोड़े फल और गेहूं मिलता है, जिसे वह बेचारी बांझ बहू खरना व्रत भूखी गेहूं को चक्की में पीसकर चूल्हे पर खीर रोटी बनाती है। वहीं सास कादम्बरी अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए अपने हाथों से खरना की खीर पूरी बनाती है। पता नहीं बुढ़िया पूरी तलने में और कितने घंटे लगाएगी। काम करती हूँ, तब तक मैं काजू बादाम खा लेती हूँ, कौन देख रहा है।
ये बोलकर प्रेग्नेंट बहू भर भर कर काजू बादाम पिस्ता खा लेती है और जहाँ एक तरफ बांझ बहू पूरी विधि विधान से मिट्टी से आंगन लीप कर वहीं पर खरना करती है, वहीं प्रेग्नेंट बहू मेज पर बैठती है। माँ जी, अगर खीर पूरी बन गई हो तो मेज पर लगा दीजिए। अरे मगर दिव्या बहू, छठी मैया का खरना व्रत जमीन पर बैठकर करते हैं। ओफो माँ जी, आप ही ना कौन सी छठी मैया देखने आ रही है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर कादम्बरी अपनी प्रेग्नेंट बहू का खाना मेज पर लगा देती है। अगले दिन पहली छठ पूजा की भोर से छठ व्रत भूखी बांझ बहू उस थोड़े से आटे गुड़ से ठेकुआ पूरी बनाती है। वहीं प्रेग्नेंट बहू देर से सोकर उठती है, जिसे ठेकुआ पूरी उसकी सास बनाती है। फिर शाम को कादम्बरी सरिता को दिखाकर अपनी प्रेग्नेंट बहू को भारी साड़ी देती है। ये ले दिव्या बहू, देखो मैंने तुम्हारी पहली छठ पूजा के लिए ये महंगी पीले रंग की साड़ी ली है और कल सुबह उषा अर्घ के लिए संतरे रंग की साड़ी ली है। शुक्रिया माँ जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है। दिव्या अपनी सास की दी गई महंगी साड़ी पहनकर गाड़ी में बैठकर घाट पर जाती है। वहीं सरिता पीले रंग की सूती साड़ी पहनकर नंगे पांव दौरा माथे पर लिए छठ घाट आती है, जहाँ कादम्बरी अपनी प्रेग्नेंट बहू को पानी में सूप पकड़ाती है। संभाल कर दिव्या बहू, तुम माँ बनने वाली हो, देखना इस बांझ की परछाई तुम पर ना पड़े। जी माँ जी। सरिता दुख भरे मन से आंसुओं के साथ सूर्य को अर्घ देती है। हे छठी मैया, मुझ बांझ बहू की विनती सुनो, मेरी भी गोद भर दो ताकि मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए। मैं हर साल छठ पूजा करूंगी। राकेश, ये ले इस दूध जल का अर्घ सभी औरतों को देकर आ, ताकि तेरा लगन फिर जग जाए। जी माँ। राकेश घाट के पानी में उतरकर सभी औरतों के आंचल में दूध डालता है। इस बांझ के आंचल में दूध का अर्घ देने का कोई फायदा नहीं है, ये तो बांझ है। राकेश हीन भावना से सरिता को दुत्कारता है, तभी पानी में से एक सांप उसे काट लेता है। माँ, मेरा पैर, माँ मुझे सांप ने काट लिया। चारों ओर से छठ घाट पर बड़ी भीड़ लग जाती है और कादम्बरी सरिता को बहुत कोसती है। हे राम, ये सब मेरी इस बांझिन बहू के चलते हुआ है। कहा था इसे मेरे बेटे की जिंदगी से चली जा, एक औलाद तो हुई नहीं इससे, आज मेरे बेटे को भी खा गई। डायन, इसकी भक्ति जरा भी सच्ची रही है। कितना कहा था मैंने कि छठ पूजा मत कर। सरिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह घाट के पानी में खड़ी होकर हाथ जोड़े विनती करती है। हे छठी मैया, मेरी लाज आपके हाथों में है, मुंह पर लगा लांछन दूर करो, या मेरे पति के साथ मेरे भी प्राण ले लो छठी मैया। अचानक से राकेश की सांस चलने लगती है। घाट के सभी भक्त सरिता की श्रद्धा भक्ति की प्रशंसा करते हैं और अब कादम्बरी और राकेश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सरिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए मगर एक भी वचन नहीं निभाया। बहू, मुझे भी माफ कर दे। अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है और मैं उसको बांझ कहकर कोसती रही। माँ जी, आज छठी मैया का दिन है, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मुझे आप सभी से कोई गिला नहीं है। सरिता अपना अखंड छठ पूजा पूरा करती है। उसकी अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर छठी मैया जाते जाते उसकी गोद भर देती हैं। सरिता की जिंदगी अब खुशहाल हो जाती है।